हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स विद अभिषेक सिंह में आपका स्वागत है। जनाब 11th के कुछ टॉपिक जैसे कि हमारे चालू हैं, कुछ पेंडिंग रह गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक मैं उठाने वाला हूं आपके लिए वो है फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 या 3 वीडियो में इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में ही बाइफरकेट करेंगे। तो मैं डिटेलिंग के साथ इस टॉपिक को समझाऊंगा। मैं ये टॉपिक एमएसटी सीईटी के स्तर पे ही समझाऊंगा। काफी वास्ट टॉपिक है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ है इस टॉपिक में, बट हम उतनी ही बातें करेंगे जितना आपके एमएसटी सीईटी के सिलेबस में जरूरी है, जितना आपके एमएसटी सीईटी सिलेबस का पार्ट है। एम आई क्लियर? तो चलिए, सबसे पहली चीज जो आज के टॉपिक में मैं चालू करने वाला हूं, बेटा ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन इन सॉलिड क्या होता है, कैसे चीजें जस्ट करते हैं। फ्रिक्शन इन सॉलिड में बेसिकली आपको समझना है इस शब्द को कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, हिंदी या नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक है, मेरी लैंग्वेज में कहूं तो मैं कहता हूं फ्रिक्शन को जहर। ठीक है, कसम से हेवी न्यूमेरिकल्स में जहर डालने का काम करता है फ्रिक्शन। बट बड़ी खूबसूरत चीज है, इसको जितना अच्छा फिजिक्स आता है उतना शायद ही किसी को आता होगा। जी हाँ, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा। आइए फ्रिक्शन को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैंने यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? बस छोड़ो, 10 न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। मैंने क्या किया बेटा? 1 न्यूटन फोर्स लगाया इस कंटेनर पे और ये कंटेनर मूव नहीं हुआ। ये कंटेनर मूव नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई ना कोई फोर्स इधर से लगा होगा। कितना? 1 न्यूटन। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार अगर ये 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से मूव नहीं हुआ, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो भी फोर्स इस पे लगा होगा, और वो फोर्स का हमने नाम दे दिया फ्रिक्शन। तो चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। इस 1 न्यूटन फोर्स को बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया। लेकिन मैं अब क्या देख रहा हूं कि जैसे मैंने इस 1 न्यूटन के फोर्स को 2 न्यूटन किया, अभी भी ये मूव नहीं हो रहा है। अभी भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो फिर से मेरा माथा उसी लॉजिक में गया कि भाई अब 2 न्यूटन लगाने के बाद भी अगर ये मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट में कोई तो भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और वो कोई तो भी कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। पहले मैंने 1 लगाया तो उसने भी 1 लगाया, अब मैं 2 लगा रहा हूं तो वो भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने एक थ्योरी लिख डाली कि भाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये थ्योरी मैंने लिख डाली, है ना। आइए फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पे लगा दिया 3 न्यूटन फोर्स। कितना लगा दिया? 3 न्यूटन फोर्स। और अब क्या हुआ? अब जैसे ही मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, ये बॉडी मूव होने लगी। अब मेरा माथा और ठनका, अरे यार अब फ्रिक्शन ने फोर्स नहीं लगाया क्या? अब क्या फ्रिक्शन ने फोर्स नहीं लगाया? तो जवाब है नहीं, फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया, लेकिन कितना लगाया? जितना उसका मैक्सिमम लिमिट था, 2 न्यूटन। मतलब मैंने कुछ बातें इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर दी कि फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग का फोर्स का मतलब हो गया कि फ्रिक्शन एक फोर्स लगाता है, वो एक लिमिट तक लगाता है। मैंने 1 न्यूटन लगाया, उसने भी 1 न्यूटन लगा। मैंने 2 न्यूटन लगाया, उसने भी 2 न्यूटन लगा। लेकिन मैंने 3 लगाया, लेकिन उसके पास लिमिटेड था। कितना था? 2 न्यूटन। तो उसने अपना मैक्सिमम लगा दिया। अच्छा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तब भी फ्रिक्शन के पास 2 न्यूटन था, लेकिन उसने लगाया कितना? 1 ही न्यूटन। तो इस बात से चीज कंक्लूड होता है कि फ्रिक्शन फोर्स या तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएगा, या तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएगा, या तो कम लगाएगा, लेकिन कभी ज्यादा नहीं लगा सकता। फिर भले उसके पास उस मोमेंट पे ज्यादा फोर्स अवेलेबल हो, तो भी वो उस मोमेंट पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। ध्यान रहे,
जब आपने यहां पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया था तब भी फ्रिक्शन के पास 2 न्यूटन फोर्स था, लेकिन वो उसने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई 1 न्यूटन ही किया। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से या तो कम फोर्स लगाएगा या तो इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, कभी नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, याद रहे, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो ये 2 कंक्लूजन मैंने किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मैंने 2 बातें सीखी कि फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटिंग फोर्स है, वो अपोजिट फोर्स लगाता है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, लिमिट के बाहर नहीं लगाएगा। दूसरी चीज मैंने कंक्लूड की कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो हमेशा जो है लेस देन अप्लाइड फोर्स लगाएगा या इक्वल टू अप्लाइड फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये बात तो श्योर हो गई। अब तीसरा सवाल कि भैया डायरेक्शन क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन किस दिशा में फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में। तो आप कहोगे सर अप्लाइड इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, मतलब यहां पे मैं सिंपल लिख देना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की दिशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, ऐसा लिख देना चाहिए। मैं मान चुका था क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया इस डायग्राम में, तो मैंने देखा कि अप्लाइड फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। मतलब मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचने ही वाला था कि जिधर अप्लाइड फोर्स लगता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जनाब आली हुजूर आला, लेकिन जब कंटेनर ऐसा रखा गया और मैंने अप्लाइड फोर्स ऐसा लगाया, तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू माय रूल फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगना चाहिए। लेकिन ये थियरी गलत है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा। अब मेरा माथा तनक गया कि यहां पे मैंने एक प्रिंसिपल बनाया था, मैंने एक रूल बनाया कि मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वही कंसेप्ट में यहां लगाना चाहा तो फ्लॉप हो गया। तो फिर मैंने बोला कोई तो भी एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, तब मैंने निकाला। तब हमने ये चीज सोचा और ये कंक्लूड किया कि भाई फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी जिधर मूव करना चाहती है या कर रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। इसमें बॉडी इधर मूव करना चाहत थी मूव करना, मूव नहीं कर रहे थे जनाब यार, चाहत थी। ये बॉडी इधर मूव करना चाहती थी तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग गया। ये बॉडी नीचे घसरना चाहेगी तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन, डायरेक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है या मूव कर रही है। चाहती है या मूव कर रही है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत बारीकी से देखना एक एक चीजों को। ये सारे कंक्लूजन आपको फिजिक्स को या फ्रिक्शन को समझने के लिए हेल्प करने वाले हैं। बहुत बारीक चीज है फ्रिक्शन, बड़ी कमाल की चीज है, कहीं भी घुस जाएगी न्यूमेरिकल का जहर बना देगी, याद रखना। आइए, तो ये 2-3 कंक्लूजन हमने किया कि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेस देन अप्लाइड फोर्स या इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो सकता है, लेकिन कभी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तीसरी कंक्लूजन हमने किया। अब बात आती है कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब क्या बात आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाले, तो उसके पीछे कहानी सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करें, स्क्रीन नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। आइए अब हम जानेंगे कंक्लूजन नंबर 4 कि भाई मैग्नीट्यूड के बारे में क्या। तो मैग्नीट्यूड के बारे में इतना कहा गया कि फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स। अब ध्यान से समझना, एग्जांपल 1 लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल, ये बॉडी रखी हुई है, इज इट क्लियर? इस पे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और नीचे लगेगा mg। बीच में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस और बॉडी के बीच में होता है।
तो यहां से मैंने एन निकालना है, एन का वैल्यू हो जाएगा एन जी। जैसे ही मुझे एन मिल गया तो मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू एन जी। तो याद रहिए कि अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा कभी भी कहीं भी तो मुझे एन निकालना आना चाहिए। अगर मैं एन निकाल पाया तो मैं फ्रिक्शन बड़े आराम से निकाल जाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। आइए एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में इंक्लाइन बॉडी ले लेते हैं। ये एंगल थीटा हो गया और ये बॉडी है यहां पे ऐसा रखा हुआ है, इज इट क्लियर? आप मान लीजिए कि इस पे आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो इस तरह से एक्ट होता है और ये आपका इस तरह से वेट एक्ट होता है। आपने इसको इस तरह से ला दिया और ये एंगल जो होता है थीटा होता है, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा वाला पैरामीटर हो गया। तो यहां से ये कंक्लूड हो जाता है कि एन जो है वो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? म्यू एम जी कॉस थीटा। एन निकालना अगर आपको आ गया तो आप फ्रिक्शन निकालने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपसे नहीं होने वाली है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बॉडी कहां जाना चाहती है? नीचे। जब ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा मेरे भाई? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। बॉडी नीचे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बॉडी ऊपर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी जाना चाहेगी या जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो आपने देख लिया फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन का डायरेक्शन, फ्रिक्शन के बारे में कोई 2-4 बातें जाननी। ये बेसिक चीजें आपने समझा कि फ्रिक्शन होता क्या है। अगर आपको फ्रिक्शन को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको एन निकालना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बारे में हमने सारी बातें की यहां तक। क्या आपको यहां तक की कहानी समझी? आइए चलिए, आइए कुछ एक और चीज देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिक्र नोट डाउन करें बॉस। आइए जानते हैं जनाब, कुछ और बातें जानते हैं, कुछ और प्रॉब्लम जानते हैं, फिर वो सिचुएशन को समझते हैं। आइए देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन में इस वाले सिचुएशन में अब आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूं, बताता हूं, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। किताबों में मिल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है ये बला क्या? एंगल ऑफ रिपोज, ध्यान से देखना। तो एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा थीटा है जिस थीटा पे बॉडी खुद ब खुद मोशन में आ जाए बिना मूव किए। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया है ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया। अब जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता है, यहां पर बड़ा इतना एंगल बढ़ा दिया मैंने, अब देखिए बॉडी ऑटोमेटिकली मूविंग में आ गई। एक पर्टिकुलर एंगल थीटा जिसके वजह से बॉडी खुद ब खुद मोशन में आ जाए बिना फोर्स लगाए, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। मतलब आपको फोर्स है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप मोशन में आ जाए, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज की कहानी बिल्कुल नॉर्मल है कि ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ये इधर एक्ट कर रहा है mg। आप सबको पता है कि दिस इज mg cos थीटा होता है, ये वाला फैक्टर होता है mg sin थीटा, राइट। और यहां पे आपका फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है क्योंकि बॉडी यहां जाना चाहता है। अब जरा एक बात को समझेंगे हम लोग, थोड़ी थोड़ी बारीकियों को जानेंगे, चीजों को समझेंगे। इज इट क्लियर? आइए कुछ बातों को जानते, कुछ बातों को समझते हैं। मान लीजिए ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अगर वो बॉडी एट रेस्ट, तो ये कब होगा? जब mg sin थीटा वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन के साथ बैलेंस हो जाएगा। नीचे लगने वाला कंपोनेंट ऊपर लगने वाला कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब ये कि दिस इज mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। अब आप देख सकते हो कि दिस इज ये रिलेशन कैंसिल हो गया, तो आपको म्यू की एक वैल्यू मिल जाती है tan थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू मिल जाती है tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज निकाला जा सकता है। फ्रिक्शन का नॉलेज अगर हमें है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमें नॉलेज है, तो हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है म्यू, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये एंगल थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज, ये भी कांस्टेंट ही मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो बॉडी एट रेस्ट की बात होगी। सेम प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूं बॉडी एट मोशन। बॉडी मोशन कर रहा है, किधर करेगा? नीचे की ओर मोशन करेगा। जब नीचे की ओर मोशन करेगा तो कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा? mg sin थीटा। तो आप लिखोगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। अब आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं, कितने एक्सेलरेशन से बॉडी घसरेगी
वो निकालते हैं कितने एक्सेलरेशन से बॉडी घसरने वाली है। तो आइए, तो ये हो गया mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू आप सब जानते हैं, दिस इज म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma। पूरे साइड से m निकाल लो, हटा दो, पूरे साइड से हम हटा दिया तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल्स टू a। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे वो बॉडी घसरने वाली है, नहीं घसरेगी तो एंगल ऑफ थीटा निकाल ले, है ना। और ये वो सिचुएशन है जिससे वो बॉडी घसरेगी, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सारा फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ध्यान रहे। तो ये एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें बता दी, ध्यान रखिएगा इन तमाम चीजों को। फ्रिक्शन के लिए तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए और जानते हैं और समझते हैं चीजों को। आइए, फ्रिक्शन इन सॉलिड की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बहुत ढंग से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा किताबी ज्ञान दे दूं मैं आपको। फ्रिक्शन दो टाइप का, कौन सा? एक होता है स्टैटिक, नाम में एक का मतलब है, और दूसरा होता है काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी टेंड्स टू मूव, मतलब मूव करने की इच्छा रखे, मूव नहीं कर रही हो, आपने फोर्स लगाया और इसकी चाहत है कि ये मूव करे, मूव करना चाहती हो, तो उसको रोकने वाला जो फोर्स होता है या फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो और उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू के इनटू एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू एस इनटू एन। तो फॉर्मूले में कोई खास फर्क नहीं है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों के लिए इनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी अलग मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी अलग मिलेगा, उसकी वैल्यू दी होगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? नॉर्मल फोर्स कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। आइए कुछ बातें और जानते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन करते चले, पॉज करें, नोट करें माय डियर। फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, उतनी सारी बातें बताऊंगा जो बातें आपको एमएसटीसीडी के लिए रिक्वायर्ड है। आई एम डिस्कसिंग फ्रिक्शन इन सॉलिड, ध्यान से देखिएगा। आइए अब जैसे एग्जांपल की ओर समझते हैं। एक बॉडी ले लेते हैं, 5 किलो की, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ले लेते हैं 0.5, और यहां से तुमने फोर्स लगा दिया ऐसे 100 न्यूटन। कितना लगा दिया? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कौन से एंगल पे लगा दिया भाई? 37 के एंगल पे। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बताइए इसमें अप्लाइड फोर्स क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? अप्लाइड फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तमाम बातें। वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये सब तमाम बातें आइए देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। 100 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 100 sin 37। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे कि 37 ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। 37 एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 3, 4 एंड 5। तो उसी हिसाब से अगर आपको ध्यान दिया जाए, रिकॉल करा दो, तो sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, आइए तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये हो गया 3/5। अगर आप इसे कंपेयर कर देंगे तो 3/5 की ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 80। तो अब इस बॉडी पे फोर्स कुछ इस प्रकार लग रहा है, कि अब मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू है 60, और एक फोर्स इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू है 80, और ये खुद 5 kg का है। 5 kg का वेट किधर लग रहा होगा? नीचे। कितना लग रहा होगा? mg यानी 50, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, किधर लगेगा? ऊपर, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, तो एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना? अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जिसके डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाह रही है।
उधर लगने वाला फोर्स अप्लाइड फोर्स कहलाता है। मतलब अगर बॉडी धक्का दोगे आप, तुम बॉडी को ऐसा भी धक्का दोगे, टेढ़ा भी धक्का दोगे तो जाएगी तो ऐसे ही। तो इधर लगने वाला फोर्स जो होगा वो अप्लाइड फोर्स होगा। मतलब ये जो हमारा फोर्स बना, ये क्या बना, अप्लाइड फोर्स। तो अपना एक सवाल का जवाब आ गया कि अप्लाइड फोर्स जो है वो है 80 न्यूटन। कोई परेशानी? अप्लाइड फोर्स जो है 80 न्यूटन है। अब बात यह आता है कि ठीक है अप्लाइड फोर्स निकल गया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स के लिए मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपको एन का नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, देखिए वर्टिकली एन ऊपर लग रहा है, दोनों नीचे लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एन इज इक्वल्स टू, नीचे क्या लग रहा है 50 प्लस और नीचे क्या लग रहा है 60, तो टोटल 110 न्यूटन जो है वो नीचे लग रहा है एन। अगर मुझे फ्रिक्शन जानना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5, तो इसका 0.5 ले लोगे, दिस इज 0.5 इंटू 110, तो आंसर आ जाएगा 55 न्यूटन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 55 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, तो क्या होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। क्या करेगी? मूव करेगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। ठीक, आइए इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है वो मूव करने वाली है। अब मूव करने वाली तो आप और भी कुछ निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा गया कि ठीक है मूव करने वाली, आपने ये तो बता दिया कि जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा रहेगा तो बॉडी मूव करेगी। बहुत बढ़िया। इस सिचुएशन में अब सवाल ये, आइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास। अप्लाइड फोर्स है 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स है 55 अपॉन टोटल मास है 5 है ना। हाँ, तो ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आता है, देखो आंसर आ जाएगा समवट 25 अपॉन 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से मूव करने वाली है। आपने इसमें अप्लाइड फोर्स निकाल दिया, फ्रिक्शन फोर्स निकाल दिया, तमाम बातें आपने डिस्कस कर ली। इज इट क्लियर? समझा बेटा? तो ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैंने आपको मैक्सिमम बातें बता दी जो चीजें रिक्वायर्ड है। आइए एक फ्लेवर और देखता हूं, फिर हम लोग फ्रिक्शन सॉलिड का काम खत्म करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली। आइए ध्यान से, अब इस सवाल में मैं ट्विस्ट लाने वाला हूं, देखो ठीक है। अब हटा रहा हूं सब, मैं क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा फ्लेवर चेंज करने वाला हूं। ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए। अब ये 100 न्यूटन का मैंने 50 न्यूटन कर दिया। क्या कर दिया? 50 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 50 साइन और ये होगा 50 कॉस। अब सवाल वही, अप्लाइड फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तमाम बातें। आप देखो तो ये हो जाएगी वैल्यू 30 और ये वैल्यू हो जाएगी 40। अब आपसे सवाल वही कि अप्लाइड फोर्स कितना, तो अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है उस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? 40। याद करिए ना, इस बॉडी पे इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है कितना 50। आइए अब बात कर लेते हैं, जनाबे आली हुजूरे आला। आइए देखते हैं जनाबे आली। आइए अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 40। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 40 है ना। फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या चाहिए? एन कैसे लिखेंगे? तो एन ऊपर लग रहा है, दो फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये हो गया 50 प्लस 30, मतलब ये हो गया 80। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 80। एन की वैल्यू 80 होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एन। तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एन की वैल्यू क्या होगी भाई? तो 0.5 इंटू 80 दैट इज आ गया 40। ताज्जुब की बात देखिए, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कैसे सेम। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हो गए? सेम हो गए। मतलब ये बॉडी मूव करेगी क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स सेम है, बॉडी मूव नहीं करेगी। एक्सेलरेशन 0, बॉडी मूव नहीं करेगी। दिस इज व्हाट द फैक्ट। समझा है? तो ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको समझाना चाहता था कि फ्रिक्शन इन सॉलिड के प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं, कैसे उसे इवैल्यूएट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर 1 फ्रिक्शन इन सॉलिड समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द सेकंड लेक्चर, सारा खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।